नमस्कार साथियों, मैं मनीष पियाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारी चल रही है कलेक्टर बनने की वो भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और कक्षा 11 में ही आप जो अपने सारे बेसिक्स हैं पॉलिटिकल के वो क्लियर कर लेंगे और बिल्कुल तैयार हो जाएंगे कलेक्टर की तैयारी के लिए। चलिए उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। हम अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व लेक्चर 4 हम लोग कर रहे हैं। हम कौन सी क्लास का कर रहे हैं? क्लास 11 की जो राजनीति विज्ञान की किताब है भारत के संविधान की, उसका। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे। हम लोगों ने लास्ट के जो लेक्चर्स में है समानुपातिक प्रतिनिधित्व पढ़ा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व में मैंने आपको बताया था कि एक तो इजराइल में अपनाया जा रहा है और एक भारत में अपनाया जा रहा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। और उससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले वो जीत गया। तो आज हमें यही जानना है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व और सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत में अंतर, मतलब दोनों में डिफरेंस कौन सा है कि ये बेटर है या ये बेटर है। दोनों के फीचर्स हम लोग जानेंगे, कहां कहां पे कौन सा है वो जानेंगे। फिर राज्यसभा के चुनाव, ठीक है, आप लोगों को काफी बार ये दिमाग में चलता रहता है कि राज्यसभा में जो जीत करके जाते हैं वो किस प्रकार से जाते हैं, वो भी आज बताएंगे। फिर सवाल यह आता है कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक आपको काम आएगा कि काफी लोगों को यह नहीं पता होता कि सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली भारत के संविधान निर्माताओं ने क्यों चुनी, हमने क्यों समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं चुना, क्या इसकी ऐसी क्या अच्छाइयां हैं जो कि हमने चुनी और ऐसी इसकी क्या बुराइयां हैं जो कि हमने नहीं चुनी। परंतु अगर आप देखेंगे तो भारत के संविधान निर्माताओं ने सभी व्यवस्थाओं को जगह दी है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यसभा के चुनाव में हो रहा है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हो रहा है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व को भी स्थान मिला है। पर जो मुख्य है हमारे लिए वो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और आज अपन लोग जानेंगे पहले दोनों व्यवस्थाओं में अंतर, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ पे बीच में वर्सेस लगा लीजिएगा। ओके भाई, ये बेटर है या ये बेटर है, आइए देखते हैं। पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। देखिए अब क्या होगा भाई, पूरा देश है उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाएगा, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो जब लोकसभा के चुनाव हो रहे तो कितने भागों में बांटा गया? 543 में बांटा गया, उनको हमने क्या कहा? निर्वाचन क्षेत्र का। जरूरी नहीं है बेटा जिला हो, ये जरूरी नहीं, जिला पूरा मिक्सअप भी हो सकता है। जिला क्या है? गांवों और शहरों को मिलाकर के एक बड़ी इकाई बनाया जाता है, वो जिला है। और कभी कभार क्या होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक पूरा जिला भी आ जाता है और उसके अलावा भी जो एरिया है वो भी आ जाता है। तो मुख्यतः तो इसको क्या कहा जाएगा? निर्वाचन क्षेत्र या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इसे कहा जाता है। जब इस वाली प्रणाली के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं तो पूरे देश को क्या कर दिया जाएगा? छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में। भौगोलिक मतलब जो भौगोलिक मतलब भूमि, तो भूमि को इकाइयों में बांट दिया जाएगा, इतना एरिया इतना एरिया इतना एरिया। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जाता है। जैसे कि हमने इजराइल में देखा, तो इजराइल में क्या था, कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाया, कोई ऐसा पार्टीशन नहीं करा, कोई ऐसे विभाजन नहीं करा कि भाई ये इतनी इकाई ये इतनी इकाई, इकाइयों का बिल्कुल भी नहीं करा। उन्होंने पूरे देश को क्या माना है? एक माना है। उन्होंने पूरे देश को एक माना है। सभी लोगों को क्या है? पार्टियों को वोट देना, कैंडिडेट को वोट नहीं देना। तो सबने पार्टियों को वोट दिया। यहाँ पे पूरी निर्वाचन क्षेत्र पूरा का पूरा एक है, पूरा का पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब 543 में हमने बांटा तो 543 में से क्या हुआ भाई, इस वाले निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन करके जाएगा। ओके, इस वाले निर्वाचन क्षेत्र से भी एक व्यक्ति चुन करके जाएगा। तो हर निर्वाचन क्षेत्र से एक एक जो प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो चुन करके जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। अब देखो हम इजराइल की व्यवस्था को समझते हैं। इजराइल में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना। ओके, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर रहता हूं, अब मैंने जो वोट करा, मान लीजिए मैंने किसी एक्स पार्टी को वोट करा, तो अब मैं मतलब एक्स पार्टी के जितने भी कैंडिडेट की लिस्ट जारी करी मैं सबके समर्थन में हूं मैं सबको अपना प्रतिनिधि मान रहा हूं, मैं सबको अपना रिप्रेजेंटेटिव मान रहा हूं, क्योंकि भाई मैंने किसी कैंडिडेट को वोट थोड़ी करा, मैंने तो पार्टी को वोट करा है और पार्टी ने जितनों की लिस्ट जारी करी है वो सभी मेरे प्रतिनिधि, वो सभी मेरे रिप्रेजेंटेटिव है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, मतलब यहाँ पे जो मतदाता है, जो वोटर है, वो किसको वोट देगा? कैंडिडेट को वोट देगा। हम कैंडिडेट को वोट देते हैं, ठीक है, कि भाई हमें इसको जिता करके भेजना है, और फिर जो जीत करके जाता है वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां पे करता है। मतदाता पार्टी को वोट देता है, तो यहाँ पर क्या होता है? पार्टी को वोट दिया जाता है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। अब देखो पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में, भाई पार्टी को जितने वोट मिले हैं उसके रेशियो मतलब उसके अनुपात में या तो ज्यादा भी मिल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कांग्रेस को वोट 48% मिले पर सीटें 80% मिली।
तो वोटों के अनुपात में तो ज्यादा है ना भाई, वोट तो 48% है, तो सीटें भी 48 होनी चाहिए थी, पर सीटें कितनी है, 80% मिली है। तो वोटों के अनुपात से अधिक भी मिल सकती है और कम सीटें भी मिल सकती है। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होंगी। मतलब अब अगर आपको 10% आपकी पार्टी को वोट मिले तो विधायिका में आपको 10 सीटें मिल जाएंगी। अगर आपकी पार्टी को 15% मतदान हुआ है तो आपकी पार्टी को 15 सीटें मिल जाएंगी। बस जरूरत यह है कि 3.25% से ज्यादा वोटिंग आपकी पार्टी के लिए होनी चाहिए इजराइल में। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वो वोटों का बहुमत 50% प्लस 1 मिले। देखिए अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो जीत करके जा रहा है, जो विजयी उम्मीदवार है, जो विनर है, उसको जितने भी वोट गिरे, जैसे मान लीजिए 100 वोट गिरे, तो जरूरी नहीं है कि 100 का 51% मिले ही मिले, 51 वोट मिले। अगर उसके 100 में से उसे 30 भी मिल गए और किसी दूसरे व्यक्ति को 30 से ज्यादा नहीं मिले तो वो ये विजयी हो जाएगा। जरूरी नहीं है 50% प्लस 1 को क्रॉस करना। ये बहुमत है, ये एक कोटा बोला जाता है इसको, बहुमत का कोटा। ये बहुमत का कोटा क्रैक करना जरूरी नहीं है बच्चों, जरूरी बस यहां पर है कि आपको सबसे ज्यादा अधिक वोट आपको मिलने चाहिए। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है, और जो यहाँ पे विजयी है, जो पार्टी विजयी है, उसको क्या होगा, वोटों का बहुमत हासिल होना चाहिए कि भाई इतने वोट तो आपको मिले ही मिले। उदाहरण यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन जिसे आप कहते हैं, और हमारा प्यारा देश भारत। और इसके उदाहरण इजराइल, जो कि हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, और नीदरलैंड का नाम आप लोगों ने क्लास 10th में सुना होगा। व्यवस्था नहीं पढ़ी होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने व्यवस्था पढ़ी होगी, पर नाम आप लोगों ने नीदरलैंड का क्लास 10th में सुना होगा। तो यहां पर सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है एग्जामिनर के लिए, क्वेश्चन बुकलेट में देने के लिए। ये आराम से 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो आप समानुपातिक प्रतिनिधित्व और सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, इसका जो डिफरेंस है ये जरूर आप याद करें, और बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया और आपकी किताब में बहुत अच्छा दिया हुआ है। राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। देखिए अब भारत में क्या है कि जो चुनाव व्यवस्था है, भारत ने जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं या राज्यों की जो विधानसभा है उनके चुनाव हो रहे हैं, वहां पे सर्वाधिक जिसको मत मिल रहे हैं, वोट मिल रहे हैं, उसको विनर घोषित कर दिया। वो ठीक था। पर राज्यसभा के चुनाव, राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव, माननीय राष्ट्रपति साहब के चुनाव, माननीय उपराष्ट्रपति साहब के चुनाव, जब इनके चुनाव होते हैं तो वहां पे जो प्रणाली अपनाई गई है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई गई। राष्ट्रपति साहब के चुनाव कैसे होते हैं, उपराष्ट्रपति साहब के चुनाव कैसे होते हैं, इसका स्पेशल वीडियो अपने चैनल पर है, आप उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपको वो भी क्लियर होगा। और आज हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। बुक पर चलने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा ओरली समझा देता हूं। देखिए हमारी जो संसद है, संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साहब। लोकसभा की जो व्यवस्था है वो अभी हम लोगों ने समझी। उसमें टोटल 545 सदस्य हैं, जिनमें से क्या होगा 543 निर्वाचित होंगे और 2 जो एंग्लो इंडियन है वो राष्ट्रपति साहब अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, परंतु अब उनकी व्यवस्था हटा दी गई है, वो हट चुके हैं। तो 545 के लिए निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाता है और जो जीत करके आता है वो संसद में, लोकसभा में चला जाता है। इन सभी का जो कार्यकाल होता है बच्चों वो 5 साल का होता है। ये 543 एक साथ चुन करके आए हैं और एक साथ ही हटेंगे। मतलब 2019 में ये 543 चुन करके आए हैं, अब इन 543 के 543 2024 में सारे के सारे ये हट जाएंगे। और जो सरकार का गठन होगा वो लोकसभा की सीटों के आधार पर ही होगा कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें, मतलब 50% क्रॉस कर लेगी, बहुमत को क्रॉस कर लेगी, 274 सीटें पा लेगी, वही पार्टी सरकार बना सकती है, वही पार्टी सरकार का गठन करेगी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर मान लीजिए ये एक्स व्यक्ति है और 2019 में चुनाव हुए और वो 2021 में चला गया, मतलब मान लो उसने इस्तीफा दे दिया हो सर, या उसकी डेथ हो गई हो किसी भी कारणवश, तो अब क्या है, अब वो कब तक रहेगा? अब देखो उसकी जगह क्या है, 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर जिस क्षेत्र से वो चुनाव हुआ था उस क्षेत्र में वापस चुनाव होंगे 6 महीने के अंदर अंदर, और वो जो नया प्रतिनिधि वो चुन करके आएगा वो संसद में, लोकसभा में जाएगा, और वो भी कब तक रहेगा, वो भी 2024 तक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो 21 में चुन करके आया तो 5 साल 2026 तक जाएगा, नहीं नहीं बच्चा जी, ऐसा नहीं है, वो 3 साल तक ही रहेगा। 2024 में ये सारे के सारे फिर से हटेंगे। तो यहां पर इसको क्या कहा जाता है बेटा, अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन का मतलब क्या है, ये फिक्स नहीं है, ये हमेशा नहीं चलेगा, ये हर 5 साल में बदल जाएगा, हर 5 साल में चेंज हो जाएगा, ये लोकसभा है। पर हम बात अगर राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में आज के मौजूदा दौर में 245 सदस्य हैं,
जिनमें से 233 तो निर्वाचित होंगे, चुन करके आएंगे, और 12 की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति साहब करते हैं। ये 12 अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जो क्या हो लिटरेचर में, साहित्य में, आर्ट में, कला में, इन चीजों में जो स्पेशलाइज्ड हो। 4 क्षेत्र निर्धारित करे हुए हैं संविधान में, उन 4 क्षेत्रों में से जो भी एक्सीलेंट काम जिन लोगों ने करा होगा वो 12 यहां पे भेजे जाते हैं। और अब इन सबका जो कार्यकाल है, जो इनका टाइम पीरियड है वो है 6 साल का। इनका टाइम पीरियड कितना है? 6 साल का। यहां पे कितना था? 5 साल का। इनका है 6 साल का। ये अस्थायी है, पर बेटा ये स्थायी है। ये 233 के 233 या ये 245 एक साथ तो ना हटेंगे और ना एक साथ चुन करके आएंगे। हर 2 साल में 1/3 रिटायर हो जाते हैं। ओके, तो हर 2 साल बाद रिटायर होते जाएंगे। हर 2 साल में इनका 6 साल का कार्यकाल हुआ, फिर 2 साल बाद इनके 6 साल का कार्यकाल हुआ, फिर 2 साल बाद इनका 6 साल का कार्यकाल हुआ। तो ओके, तो यहां पर ये सब एक साथ ना तो आए हैं और ना एक साथ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आज मैं राज्यसभा में चला जाता हूं और मैं आज 2022 से लेकर करके मैं 2028 तक मेरा कार्यकाल है, तो हो सकता है 2024 में पोस्टें खाली हुई होंगी, फिर 2026 में भी होंगी, और फिर 2028 में मेरी वाली जगह भी खाली हो जाएंगी। तो यहां पर क्या है, ये स्थायी सदन है हमारे संसद का, जो हमेशा बना रहेगा। ये ना तो एक साथ आता है और ना एक साथ खत्म होता है, ये हमेशा बना रहेगा। और इसका जो कार्यकाल रहेगा वो 6 साल का रहेगा। यहां पे जो प्रतिनिधि चुन करके आए उनको डायरेक्ट जनता ने चुना, किस प्रकार से सर्वाधिक मत जिसको मिले हैं वो विजेता कहलाएगा, उस वाली प्रणाली से। पर इस वाले जब राज्यसभा की बात आई तो इन 233 जो विधायक चुने, 233 जो सांसद चुने जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे, इनको चुनेंगे राज्यों की विधानसभाओं के विधायक। राज्यों के विधानसभा जो है उनके विधायक चुनेंगे। अब विधायक कौन होते हैं बच्चा? विधायक को हम इंग्लिश में कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो लोकसभा और राज्यसभा में जो चुन करके आते हैं उन्हें हम कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या सांसद हिंदी में कहा जाता है। ये विधायक, ये है राज्यों की विधानसभाओं में। अब क्या है, राज्यसभा के लिए भी सभी राज्यों में कुछ लिमिटेड सीट्स उनको दे रखी है उनके जनसंख्या के हिसाब से, कि भाई राजस्थान की इतनी जनसंख्या तो इतनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की इतनी है तो इतनी। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा में सीटें हैं वो 31 हैं। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की 10 सीटें हैं। ओके, तो जो आपकी किताब में भी उदाहरण दिया, हम राजस्थान की चर्चा उसी की करेंगे। तो जनसंख्या के हिसाब से सभी राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दे रखा है, सीटें अलॉट कर रखी है। अब ये जो राज्यसभा में जो चुन करके जाएगा ना, उनको कौन चुन रहा है? जो राज्यों में विधानसभा है, जहां से आपका मुख्यमंत्री बन रहा है, जहां से आपके राज्य के मंत्रिमंडल बन रहा है, वो लोग, वो विधायक उनको चुनते हैं। ओके, तो अब आइए इस व्यवस्था को अपन लोग समझते हैं कि किस प्रकार से विधायक वोटिंग करता है और किस प्रकार से चुनता है। अब देखिए, हम लोग उदाहरण राजस्थान का ही ले लेते हैं। हम लोग राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं। राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें टोटल 200 सीटें हैं बेटा। 200 सीटें होने का मतलब क्या है? वहां पर 200 विधायक होंगे। ओके, और टोटल राज्यसभा में कितने लोगों को चुनना है? 10 लोगों को चुनना है। पर यह बात ध्यान रखिएगा, 10 एक साथ चुन करके नहीं जाएंगे, 2-2 सालों में उनका टेन्योर खत्म होगा। तो जैसे कि हम लोग उदाहरण लेकर के चलते हैं कि 3 लोगों की सीट खाली हुई है और 3 लोगों को हमें राजस्थान से राज्यसभा में भेजना है। अब ये 200 लोग क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। पर 200 लोगों की वोटिंग के लिए हमें एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग कोटा या बहुमत का फॉर्मूला कहते हैं। उसमें क्या है? टोटल जो वैल्यू है, टोटल वोट्स कितने हैं? 200। ओके, टोटल 200, और कितनी सीटें खाली हैं? 3, प्लस यहां पर 1 करेंगे और फिर यहां पर भी प्लस 1 करेंगे, तो 200/4 और प्लस 1। 200/4 जब आप करते हो तो 50 आता है मेरे प्यारे बच्चों। 50 + 1, तो एक जने को जीतने के लिए कम से कम क्या हो? 51 वोट मिलने चाहिए। एक जने को जीतने के लिए कितने वोट मिलने चाहिए? 51 वोट मिलने चाहिए। पर अब यहां पर ऐसा नहीं है कि लोग खड़े हो जाएंगे और वो डायरेक्ट ईवीएम पे जाके वोट दबा देंगे विधायक कि हाँ मैंने इसको चुन लिया, ये सबसे ज्यादा जीत गया तो इसको विनर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। उसको 51 विधायक बोले कि हाँ भाई ये जाना चाहिए, तभी ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब उसके लिए क्या अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जाती है। इसे हम लोग कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय विधि। क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय विधि। एकल संक्रमणीय, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या है वो समझिए। अब सभी विधायकों को क्या कर दिया जाएगा? एक बैलेट दिया जाएगा, या आप कह सकते हो एक मतदान पत्र दिया जाता है। अब यहां पे मान लीजिए 3 सीटें खाली है, व्यक्ति खड़े हुए हैं A, B, C, D, E और F। ये 6 व्यक्ति खड़े हुए हैं। कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं? 6 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए हैं। पर सीटें कितनी है? 3। ठीक है, मतलब वो 1 अनार 100 बीमार।
ठीक है। जॉब ए के पर बढ़ने वाले 100 हैं, तो मतलब सीटें 3 हैं पर बढ़ने वाले 6 हैं, तो 6 व्यक्ति यहाँ पे चुनाव में खड़े हुए हैं। अब जो 6 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए हैं, तो इन 6 का क्या होगा, नाम लिखा हुआ होगा इस मतपत्र में, ए बी सी डी ई और ए भैया एक बाकी रह गया एफ। एफ भैया नाराज मत हो जाना, एफ आपके फैन बहुत है इसलिए आप नाराज मत हो जाना। ओके, ए बी सी डी ई एफ, तो ये 6 लोग हैं। अब सभी जो विधायक है 200 विधायक, उन सबको वो लेटर दे दिया जाएगा। कौन सा, ये वाला, गलत मत समझा करो, ठीक है। उन विधायकों को लेटर दिया जाएगा, वो जो बैलेट पेपर है, वो पत्र है, वो पत्र दिया जाएगा। अब उन लोगों को बोला कि आप अपनी प्राथमिकता बताओ। अब जैसे मान लीजिए मैं वहां पे विधायक हूं, मैं राजस्थान से हूं, मैं राजस्थान का विधायक हूं, तो मेरे पास ये बैलेट पेपर आया। मैंने क्या करा, मैंने बोला भैया सबसे पहले तो अगर कोई बनना चाहिए ना, अगर कोई जीत करके जाए तो वो एफ जाना चाहिए, क्योंकि मुझसे रह गया था, ये नाराज ना हो जाए। ओके, फिर बी के बाद ए होना चाहिए, फिर ये और फिर ये और फिर ये। तो मैंने 6 के 6 लोगों को क्या कर दी, प्राथमिकता दे दी, भाई ये जीत जाए, ये जीत जाए या ये जीत जाए, इस प्रकार से मैंने तो सभी 200 विधायकों ने क्या करी, अपनी प्राथमिकताएं जारी कर दी। अब जब प्राथमिकताएं जारी कर दी ना, तो उसके बाद क्या होगा कि जो चुनाव आयोग है, और चुनाव कौन करा रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग करा रहा है, फिर वो क्या करेगा, वो डिब्बे रखता अपने पास, जो खाली कार्टून आते हैं ना वैसे कार्टून, ठीक है, ऐसे नहीं रखता, पर आप मान लीजिए खाली कार्टून है, खाली डिब्बे रखे हैं। अब खाली डिब्बों में से वो 200 जो पर्चियां आई हैं ना, उन 200 पर्चियों में देखेगा ए को कितने लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, पहले नंबर पे ए को कितने लोगों ने रखा है। तो जितने ए का नाम, अब उसने क्या कर लिया, 6 डब्बे रख लिए अपने पास, ये ए का डब्बा, ये बी का डब्बा, ये सी का डब्बा, ये डी का, ये ए का और ये एफ का। ये पर्ची खोली, इसमें पहले पे कौन है, ए है, ए में डाल दे, इसमें कौन है, डी है, डी को डाल दे, इसमें पहले पे किसको रखा है, इसको डाला है। तो जिन्होंने पहले नंबर पे जिनको रखा है, उनके डब्बों में वो पर्चियां डल जाएंगी। अब क्या होगा, पर्चियां डली और फिर होगी काउंटिंग। ए में कितने हैं भाई, 60 लोगों ने ए को पहली प्रायोरिटी पे रखा है। बी को कितनों ने रखा है, बोले 40 लोगों ने रखा है, बोले अच्छा। बोले फिर सी को कितनों ने रखा है, बोले 30 लोगों ने रखा है, बोले अच्छा। बोले इसको कितनों ने रखा है, बोले 25 लोगों ने रखा है। और एक बार काउंट कर लेते हैं, 100 यहां हो गए, 155 और अब 45 बाकी है। तो इसको 20 लोगों ने रखा और इसको भी 25 लोगों ने रखा, ठीक है। तो यहाँ पे 200 पूरे हो गए। अब यहाँ पर देखो चाहिए हमें 51, ठीक है। तो यहाँ पे 51 तो किसी के हैं, बोले हैं भैया, ए भैया जीत गए। तो ए भैया तो क्या हो गए, पहुंच गए राज्यसभा। कहां पहुंच गए, राज्यसभा। तो चलो बाय बाय ए भैया, टाटा टाटा टाटा। पर अब भी तो सीटें तो 3 खाली है और पहुंचा एक, ये 2 को अभी पहुंचाना बाकी है। तो अब क्या है, अब मुकाबला रह गया बी सी डी ई एफ में। अब किसमें है, इन 5 में है मुकाबला, ठीक है। देखते हैं जरा किसमें है कितना दम, ठीक है। तो यहाँ पर दम देखने पे पता चला कि ई में सबसे कम दम है, मतलब सबसे कम वोट, सबसे कम लोगों ने उसको पहली प्राथमिकता पे रखा है, मतलब लोग चाहते नहीं उसको, सबने बोला है नहीं इसको कौन बनाएगा, हटा हटा। तो ई को क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। मुकाबले में कौन कौन है, बी सी डी और एफ। ये मुकाबले में बी को पहले से 40 वोट मिले हुए हैं, सी को 30 मिले हुए हैं, डी को 25 मिले हुए हैं और अपने एफ भैया को जिनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है उनको भी 25 मिले हुए हैं। अब ई के इन 20 वोटों का क्या होगा, इसके 20 वोटों को बांट दिया जाएगा। अब इसकी 20 पर्चियां निकलेंगी, ठीक है, पिटारे में से, और उसमें से देखा जाएगा कि सेकंड पे किसने किसको रखा है। देखो ये फर्स्ट पे तो ई को रखा ही था, अब देखेंगे इनमें से सेकंड पे किसको रखा है। अब जिन ने ए को सेकंड पे रखा होगा तो वो मामले खत्म हो गया, तो जीत गया। फिर उसमें देखेंगे बी को कितने लोगों पे सेकंड पे रखा है, सी पे, डी पे, एफ पे। अब इन 20 में से ऐसा पता चलता है कि जो 11 लोग हैं उन्होंने बी को रख दिया फर्स्ट पे, ठीक है, और 3 लोगों ने रख दिया सी को, ठीक है। डी को किसी ने भी सेकंड पे नहीं रखा और 6 ने रख दिया अपने एफ भैया को। तो टोटल कितने हो गए भैया, 51, 33, 25 और ये 31। तो कितना है बहुमत, 51। तो चलो भैया बी भैया आप भी पहुंच जाओ राज्यसभा में। तो ये बी भैया भी पहुंच गए राज्यसभा में, ठीक है। और अब भी तो 1 सीट और खाली हुई है, 3 को जिता करके भेजना है, 1 सीट और खाली है। तो अब मुकाबले में कौन कौन है, सी डी एफ। पर फिर वही बात है, किसमें कितना है दम, तो दम देखने पे पता चलेगा डी में सबसे कम है। तो डी भैया अब आप हो जाओ बाहर। अब डी भैया बाहर हो जाएंगे और अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे सी और एफ, सी के पास कितने हैं, 33, सी के पास 33 है बेटा, और एफ के पास है 31, ठीक है। और डी के पास कितने थे, 25। तो अब इस 25 के में से फिर काउंटिंग होगी। अब देखेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको सेकंड पे रखा, सी को या एफ को। तो उन 25 में से पता चलेगा कि 20 लोगों ने एफ भैया को रखा है सेकंड पे, ओके।
और बाकी 5 लोगों ने सी को रखा है सेकंड पे, तो 38। तो अपन को तो एफ को जिताना था और कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। चाहते तो अपन 20 इधर भी दे सकते थे, पर अपन ने 20 एफ को ही दिए, ठीक है। तो अब 20 भैया एफ भैया को भी जब 20 मिल गए तो 51 हो गए। तो अब यहां से राज्यसभा के 3 सदस्य चुन करके जाते हैं, ए, बी और एफ। ये तीनों क्या हो गए, राज्यसभा के सदस्य बन गए। ओके, अगर इन केस मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर पहले राउंड में यहां पे मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। दूसरे में भी अगर कोई नहीं मिलता है तो दूसरी राउंडिंग होगी, और दूसरे राउंड में भी अगर कोई ना मिले तो तीसरी राउंड भी होगी। जब तक कोई ये कोटा क्रॉस ना कर दे, ये 51 ना ले ले, मतलब ये जो फॉर्मूला बनाया है भाई, टोटल कितने हैं, सीटें कितनी हैं, +1 और फिर +1, इसको नहीं क्रॉस कर देगा तब तक हम उसको नहीं मानेंगे कि भाई वो विजयी भव है। ओके, तो विजयी भव के लिए जरूरी हमारा हमेशा ये होता है कि कोटा क्रैक होना चाहिए, कोटा क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर आप देखो सीटों में और परिवर्तन भी करके देख लो, 200 प्लस, अब मैंने वहां पे 3 सीटें खाली थी, मैं मान लो 4 कर लेता हूं, तो +1 और फिर +1 बेटा, तो 200, 4 + 1 5 और +1, तो इसको आप काटोगे तो कितना होगा, 5 4 जा 20, 5 चौक 20, 0, तो 40 + 1 41। तो जब यहां पर 3 सीटें खाली थी तो 51 वोट चाहिए थे, जब 4 सीटें खाली हुई तो 41 वोट चाहिए। तो बेटा ये इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, फॉर्मूले से कितना आंसर आता है। पर मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर चाहे कुछ भी आए, पर आपको ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए किताब की कहानी पे, किताब क्या बताता है। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है, ठीक है। ये एक्चुअली इस पर भी एक्सप्लेनेशन हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है, उसको हर राज्य को बता रखा भाई आपके पास इतनी राज्यसभा की सीटें होंगी। जैसे मैंने बताया यूपी के पास 31 है, राजस्थान के पास 10 है, इस प्रकार से राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। तो विधानसभा के सदस्यों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं विधायक, ठीक है। हमारे चाचा विधायक हैं, तो वो विधायक वाले क्या है, चुनाव करते हैं। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होता है, जैसे मैंने आपको बताया। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको एक को वोट नहीं देना कि मैं ए को जिताना चाहता हूं या ई को या एफ को, ठीक है। वो वरीयता क्रम में, वरीयता क्रम में मतलब अपनी प्रायोरिटी बताएगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये उस प्रकार से, जैसे कि अपन पूरी व्यवस्था समझ करके आ चुके हैं। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है, जो निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर निकाला जाता है। देखो अब मैंने आपको सबको समझा दिया, तो अब आप जो पढ़ रहे हो ना, आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो कुल मतदान, टोटल मतदान का मतलब क्या है, टोटल वहां पे वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स 200। तो देखो वैसे क्या होता है, जब इनका काउंटिंग होती है तो उसमें 100 का हर जो विधायक है उसकी जो मतदान की वैल्यू वो 100 रखी जाती है। तो अगर आप 100 रखते हो तो जैसे इसको आप 100 से गुना कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 20,000। पर वो कट पिटा करके आंसर फिर वो 41, 50, 51 आता है, तो इसलिए 100 को अपन हटाई देते हैं। तो कुल मतदान 200। कुल विजयी उम्मीदवार, तो मतलब कितने उम्मीदवारों को आपको विजयी बनाना है, वो फिर +1 और फिर +1। चलिए उदाहरण लेते हैं, राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य, मैंने आपको 3 के साथ समझाया, ये 4 के साथ समझा रहे हैं, चुनना है। तो विजयी उम्मीदवार को 200 टोटल, नीचे 4 +1 और +1, तो यहाँ पे जो वोटिंग आएगी बेटा वो 41 आएगी। अभी लास्ट में समझा के आया हूं, 41 वोटों की आवश्यकता होगी। जब मतगणना होती है, मतगणना का मतलब है मत मतलब वोट और गणना मतलब काउंटिंग, जब वोटों की काउंटिंग होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता का वोट गिना जाता है कि पहले सीट पे किसको रखा भाई। ए को कितने लोगों ने प्रथम पे रखा है, बी को कितनों ने प्रथम पे रखा है, सी को, डी को, ई को, एफ को, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनमें से प्रथम को कितने न कितनों ने रखा है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या का मतलब है जो संख्या जरूरी है, कितनी, अभी 41 है, यहाँ पे 41 वोट मिलने चाहिए। अगर 41 वोट मिल जाते हैं तो ठीक है, और कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो पुनः मतगणना होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकंड राउंड की काउंटिंग कहते हैं। और सेकंड राउंड की काउंटिंग के लिए क्या होगा, जिसमें सबसे कम है दम वो बाहर निकल जाए, ठीक है, और फिर जीत जाएंगे हम। ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हों। उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसा करने में प्रत्येक मतपत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। हस्तांतरित का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है कि अच्छा ये इस पे इसको दिए हैं, इसने इसको दिए, तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित संख्या के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित नहीं कर दिया जाए। तो जितनी संख्या की हमें जरूरत है, कितनों की है, हमें 4 राज्यसभा के सांसद चाहिए, जब तक हम उनको घोषित नहीं कर देंगे ये काउंटिंग क्या है कंटिन्यूसली चलती ही जाएगी। और देखिए एकल संक्रमणीय या सिंगल ट्रांसफरेबल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर वोटों का ट्रांसफर हो रहा है।
वोटिंग एक बार ही हुई, काउंट वोट लोगों ने एक बार ही कराया, पर उसका ट्रांसफर कर करके जिता दिया जाएगा। अब आते हैं भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई। तो हमने राज्यसभा की व्यवस्था समझी कि राज्यसभा में लोग किस प्रकार से चुन करके जाते हैं। सर्वाधिक वोट से जीतने वाला और समानुपातिक प्रतिनिधित्व में हमने अंतर हम लोगों ने जान लिया। पर सवाल यह होता है कि जहां से सरकार का गठन हो रहा है, सरकार का गठन होता है लोकसभा से, राज्यों में होता है विधानसभाओं से, जहां से सरकार का गठन हो रहा है वहां पर भारत के संविधान निर्माताओं ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया, उन्होंने सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों अपनाया। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो ही तो हम जानेंगे। तो हम जानते हैं कि ऐसे क्या क्या कारण है या इसके पीछे से कौन कौन से लॉजिक हैं जिसके कारण कि सर्वाधिक वोट प्रणाली को अपनाया गया और ये क्यों सफल हुई हमारे देश में, इसको भी जानेंगे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया काफी जटिल है, जो किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं। तो देखिए, समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है काफी जटिल है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब काफी डिफिकल्ट, आप कह सकते हो कि काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो कोई छोटा देश होगा तो वहां तो लागू हो जाएगी, ओके, वहां तो लागू हो सकती है, पर उपमहाद्वीप जितना विशाल, जो भारत इतना विशाल देश है, उस देश में ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, इजराइल के तो वहां पर टोटल 120 सीटें थी, हमारे यहाँ पे 543 है बेटा। ठीक है, तो वहां 120 सीटों के लिए छोटा देश है, हो सकता है, पर यहाँ पे बड़े देश में नहीं। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। देखो, अब सर्वाधिक, आप इतने कंट्रीज है उनमें से ज्यादा ने जो अपनाई है वो सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली अपनाई, तो इसकी जो सफलता है, इसकी जो सक्सेस है, वही इसकी लोकप्रियता का कारण है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं, जवाब देना तो अपनी सफलता से दीजिए। अगर आप सफल हो जाएंगे तो आप लोकप्रिय होते जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर हुई है, जिस प्रकार से सक्सेस होती गई तो ये ऑलरेडी पूरी दुनिया में लोकप्रिय होती गई कि सबसे बेहतरीन व्यवस्था कौन सी है, सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति, तो देखिए पहला रीजन तो ये हो गया कि काफी जटिल थी, तो भारत जैसे विशाल देश में ये नहीं हो सकती। दूसरा क्या है, उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। अब देखिए, जो वोटर्स हैं, ठीक है, आज हमारे देश में जो वोटर्स हैं, मतदाता, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, कि भाई कौन सी पार्टी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, कौन सा जो व्यक्ति है वो ज्यादा बढ़िया है, या चुनाव क्या है क्या नहीं, ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, बस उन लोगों ने भाई हम इस पार्टी को वोट देंगे या हम इस व्यक्ति को वोट देंगे। तो जहां पे ज्यादा मतदाता हमारे ज्यादा हो और उनको बिल्कुल एक सरल विधि देनी हो, तो वो सबसे सरल विधि जो चुनाव व्यवस्था की है वो यही है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प भी होते हैं। तो चुनाव के समय मतदाताओं के सामने स्पष्ट विकल्प है। स्पष्ट विकल्प क्यों है? क्योंकि यहां पर पता है कि भाई ये 10 व्यक्ति मेरे सामने खड़े हो रहे हैं और इन 10 व्यक्तियों में से मुझे एक को वोट देना है और वो वोट देते जीत जाएगा। अब आप आज सोचिए कि अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हमारे लोकसभा के चुनाव में होता है, ठीक है, तो लोग किस प्रकार से समझाते हैं कि अरे नहीं भाई हमारी पार्टी को देना, हमारी पार्टी जीत जाएगी, तो इतने लोग जीत जाएंगे, तो इतना % हमें सीटें मिलेंगी। तो समझाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर तभी लोग जाते हैं, नमस्कार जी नमस्कार, हमें ही वोट देना, आपका वोट देते मैं जीत जाऊंगा। तो वोट देते जीत जाने का मतलब क्या है कि आप एक एक वोट कीमती, अगर एक वोट भी रह गया और एक वोट से मैं पीछे रह गया तो मैं हार सकता हूं। तो यहां पे लोगों के पास, मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प है, क्लियर ऑप्शंस है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा सॉल्यूशन है कि भाई अगर मैं 4 नंबर को सबसे ज्यादा वोट दबाएंगे तो वो जीतेगा, 1 नंबर पे तो 1 नंबर और 10 नंबर पे तो 10 नंबर। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। तो देखिए, यहां पर मतदाताओं के पास दोनों ऑप्शन है। वो किसी प्रत्याशी को, ठीक है, जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उस कैंडिडेट को भी चुन सकता है और दल को, दोनों को स्वीकृति प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए आज आप हमारे देश में देखते हैं काफी लोग क्या पार्टी के हिसाब से वोटिंग करते हैं कि भाई हम तो इसी पार्टी को वोट करेंगे, तो वो उस पार्टी को भी वोट कर रहे हैं, मतलब पार्टी के समर्थन में भी है, और वो उस कैंडिडेट को भी वोट कर रहे हैं जो वहां से खड़ा हुआ है। तो दोनों को क्या कर रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं, अपनी जो सहमति है वो बता रहे हैं कि हाँ हम इस पार्टी से और इस व्यक्ति से सहमत है, यही जीत करके जाना चाहिए। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी। तो यहाँ पर देखिए, अब राजनीति की वास्तविकता को हम लोग देखें तो यहाँ पर मतदाता जो है, वोटर, वो दोनों काम कर सकता है। प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है, मतलब इंपोर्टेंस जो दे वो प्रत्याशी को दे, या वो दल को भी दे सकता है, पार्टी को दे सकता है। कैसे? जैसा कि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पार्टी के नाम का वोट देते हैं, अरे यार भाई उस पार्टी को जिताना है बस, तो वहां पे हमने क्या करा, दल को वरीयता दी है, दल को टॉप पर रखा है कि हाँ भाई इस पार्टी के लोगों को जिताना, बाकी अपन को कोई मतलब नहीं। और कभी कभार हम लोग क्या करते हैं कि हम पार्टियों में नहीं फंसते, नहीं यार ये व्यक्ति बढ़िया है, चाहे कोई सी पार्टी से खड़ा हो पर व्यक्ति ये बढ़िया है, इसको वोट देना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रत्याशी को हमने वरीयता दी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है लोगों के पास, आप चाहो तो पार्टी को भी वरीयता दो और आप चाहो तो
जो लीडर खड़ा हो रहा है उसको भी दो। पर इजराइल में क्या था, आपको पार्टी को ही वोट देना, आपको पता ही नहीं कौन कौन से कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट कैसा है कैसा नहीं है आपको नहीं पता, आप सिर्फ पार्टी को जानते हो। और पार्टी में हम किसको जाना करते हैं, हम बड़े लीडर जो हुआ करते हैं हम उनको जानते हैं। ओके, वह चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है, जो कि मैंने आपको समझाया कि आप पार्टी को भी चुन सकते हो और आप जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, आप उसको भी चुन सकते हो, आप दोनों को चुन सकते हो। और मतदान के समय इन दोनों में कभी कभार क्या होता है, संतुलन बनाने की भी कोशिश होती है। संतुलन बनाने की कोशिश क्या है, जैसे कि कभी कभार हम लोग ऐसा चाहते हैं कि सरकार तो इस पार्टी की बननी चाहिए, पर ये व्यक्ति है ना जो मेरे एरिया से या जीत करके ये तो जाना चाहिए, ये सच में वाजिब इंसान है, ये पहुंचेगा तो कुछ अच्छा ही काम करेगा। पर हम सोचते नहीं सरकार तो उसकी बननी चाहिए, सरकार में थोड़ा सा बेटर वो रहेगा। तो हम कभी कभार संतुलन करने की भी कोशिश करते हैं और उम्मीदवारों का भी चयन हमें स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खासतौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। देखिए, अब अगर आपसे यहां से एक सवाल और बन जाता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की सीमाएं पूछें या उनकी कमियां पूछें तो आप यहां से बता सकते हैं। तो एक कमी तो यह है कि जब समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, जैसा कि इजराइल में हम लोग बात कर रहे हैं, एक दल को चुनने का विकल्प दिया गया है, एक पार्टी को चुनने का विकल्प दिया गया है, प्रत्याशी को नहीं, कैंडिडेट को नहीं। कैंडिडेट को कौन चुन रहा है, पार्टी चुन रही है। तो जो पार्टी ने लिस्ट जारी करी है, देखो अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी दो प्रकार के हैं, एकल संक्रमणीय मत जो कि हमारे राज्यसभा में चल रहा है और पार्टी सूची जो कि इजराइल में चल रहा है। जब मुख्यतः यहाँ पे बात हो रही है वो पार्टी सूची वाले की बात हो रही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे पार्टी ने जारी करा, तो हम लोगों ने तो क्या करा, पार्टी को चुना। कैंडिडेट का तो हमें पता ही नहीं कौन हमारा कैंडिडेट है, हमारे एरिया से कौन है, क्योंकि एरिया तो पूरा कंट्री को एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी माना है, एक निर्वाचन क्षेत्र माना है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि होता ही नहीं है। जब आपने इस पूरे देश को एक मान लिया कि हाँ भाई सिर्फ आप पार्टी के लिए वोट दबाओ, तो अब इस एरिया में अगर कोई परेशानी होगी तो किसको जाकर के बोलेंगे कि हाँ भाई हमारी समस्या सुनो। पर हमारे यहाँ पर क्या है कि हमने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया, इस एरिया के लोगों को पता है कि हमारा सांसद ये है, हमारा विधायक ये है, उन एरिया के लोगों को पता है, पर यहाँ पर नहीं पता कि उनका प्रतिनिधि कौन है, उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। उत्तरदायी का मतलब है रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। यहाँ पे ये सड़कें नहीं बनी, क्यों सर, आप होना यहाँ के सांसद, आपके कारण नहीं बनी, आप बनवाइए सर, तो हम उस पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं। या अभी मान लीजिए कभी कुछ हो रहा हो तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं, लोग हैं, वो कह सकते हैं देखिए अभी यहाँ पर ये सांसद है, पर देखिए सड़कों की हालत देखिए, सड़कों के लाइटों की हालत देखिए, ऐसी व्यवस्था हो रही है, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहे हैं सांसद, क्या कर रहे हैं विधायक। इस प्रकार से एक जो उत्तरदायी व्यक्ति है, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो वहां से जीत करके गया, उसको जनता जानती है, विपक्ष के दल जानते हैं और वो उस पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट बात, आप इजराइल की जब बात करते हैं, इजराइल में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां पर सरकार स्थायित्व नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। सरकार आज बनी कल गिर जाएगी, कल बनी परसों गिर जाएगी, क्योंकि वहां पर सरकार बनाने के लिए आपको 51 चाहिए, 50% प्लस 1, तो टोटल 120 सीटें, तो कम से कम 61 सीटें किसी को चाहिए, मतलब 61% वोटिंग होनी चाहिए, पर 61% किसी को होती नहीं है, किसी को 30%, किसी को 35%, फिर इन दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई। अब मान लीजिए इसके और इसके विचार जब नहीं मिले तो सरकार फिर गिर गई, फिर सरकार गिर जाएगी, फिर बनेगी, फिर सरकार गिर जाएगी। ये इजराइल में एग्जैक्टली सच में होता भी यही है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि अगर हम संसदीय प्रणाली अपना रहे हैं, जहां पे संसद होगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति साहब होंगे, संसद होगा, उस संसद में सरकार का स्थायित्व के लिए अगर सरकार को हमें फिक्स रखना है, स्टेबल रखना है, तो उसके लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो ये प्रणाली है ये बेकार है। सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली प्रणाली बेहतर है। इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त हो। कार्यपालिका कौन है? कार्यपालिका है सरकार, ठीक है। और सरकार कौन है भाई? प्रधानमंत्री और मंत्री, ठीक है। तो ये आ जाएंगे सरकार का भाग, विधायक। तो कार्यपालिका को क्या हो? विधायिका में बहुमत हो। विधायिका क्या है? हमारी लोकसभा, राज्यसभा, सांसद जो, तो लोकसभा के आधार पर हम लोग करते हैं, तो लोकसभा में क्या होना चाहिए? बहुमत प्राप्त होना चाहिए। भाई जो सरकार बनाए उसे बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो अब हमारे देश में आसानी से होता है, इतने समय तक कांग्रेस को हुआ, फिर उसके बाद बीच में जनता दल को हुआ, फिर अब बीजेपी को, फिर कांग्रेस को, और अब वापस बीजेपी को हो रहा है। तो मतलब एग्जैक्टली क्या हो जाता है कि डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है कि सरकार बन जाती है, आपको प्रॉब्लम नहीं आती, आपको बार बार में गठबंधन करने की जरूरत नहीं होती।
आप देखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी। तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है कहां पर? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। मैंने आपको बताया 61 सीटें वहां पर सरकार बनाने के लिए चाहिए, पर मिल ही नहीं रहे, 61% वोट ही नहीं मिल रहा है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बढ़ जाती हैं। अगर किसी को 5% वोट भी मिले तो वो 5 सीटें ले गया, मतलब उसकी इंपोर्टेंस बढ़ गई, ठीक है। किसी को 10% वोट मिले वो 10% ले गया। तो वहां पे समस्या है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, और स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो सरकार का गठन सही नहीं होता है, उससे सरकार का स्थायित्व गिरता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन बड़े दलों या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर हम जब सर्वाधिक मत वाली देखते हैं तो अभी जो बड़े दल होते हैं ना, हाँ, उनको कुछ फायदा होता है, उनको कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती है। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती है। जैसे कि हमने देखा कांग्रेस को 48% वोट मिले, पर सीटें कितनी मिली? 80% सीटें मिली। तो जितने वोट मिलते हैं उससे जरूरी नहीं कि उससे कम या उसके बराबर ही, उससे ज्यादा भी सीटें मिल सकती हैं। अतः यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। तो ये जो प्रणाली है, सर्वाधिक मत वाली जो प्रणाली है, ये एक स्थायी सरकार बनाने के लिए बहुत बेहतरीन है, एक अच्छा रास्ता हमें देती है और प्रभावी और सुचारू, मतलब सही तरीके से और प्रभावी तरीके से सरकार चलाने का मौका देती है। अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। अब इसको समझाऊंगा। भारत जैसे विविधता वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वालों को दिमाग में सही रही होगी। देखिए, पहला पॉइंट आप समझिए ध्यान से, सर्वाधिक मत से जीत वाली जो प्रणाली है एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई अब ये वाला, जैसे मान लीजिए ये निर्वाचन क्षेत्र, हाँ, और हमारे देश में अलग अलग सामाजिक समूह के लोग हैं भाई, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, श्वेत भी हैं, अश्वेत भी, अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे चुनाव जीतना है तो वो ना तो किसी जाति के खिलाफ जाएगा, ना वो किसी धर्म के खिलाफ जाएगा। उसको क्या करना होगा? सामाजिक वर्गों को एकजुट करना होगा, जोड़ने का काम करना होगा, तोड़ने का नहीं। तोड़ने का करा तो भैया लोग गई तुम्हारे से सीट, गए तुम तो जोड़ने का, एकजुट करने का काम होगा। तो यहाँ पर क्या आएगी? एकता वाली भावना भी आएगी, ठीक है। तो सामाजिक रूप से एकजुट होने का भी मामला होता है। परंतु अगर अब आप देखिए कि अगर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाते हैं तो अब मान लीजिए कि किसी जाति विशेष ने, किसी धर्म विशेष ने अपनी पार्टी बना ली। अब मान लीजिए कि उस जाति या उस धर्म के लोग इस एरिया में ज्यादा है, उस जाति या उस धर्म के लोग इस एरिया में ज्यादा है। अब यहां पर इन्होंने कर दी भैया वोटिंग, और ये एरिया टोटल जो वोटिंग यहां पर आ रही है, मान लीजिए 30% वोटिंग आ रही है। अब 30% वोटिंग आ गई और वो पार्टी के लोग कौन कह रहा, नहीं नहीं हम तो हमारी जाति वाले को करेंगे, हमारे धर्म वाले को करेंगे। तो एक क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पे उस जाति या उस धर्म की पार्टी बन गई, और वो सिर्फ और सिर्फ उस जाति धर्म के लोगों के वोटिंग से क्या है, वो वहां पे पहुंच जाएगी। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि एक जाति या धर्म का वर्चस्व भी बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि क्या है, जो अल्पसंख्यक होते हैं या जो पिछड़े हुए होते हैं उनके लिए थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है। तो यहां पर एकजुटता की बात है, पर यहां पर थोड़ा सा उसका गलत प्रभाव देखने को मिलता है। तो यही बात हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में भी रही होगी कि हम लोगों को सामाजिक समरसता लानी है, हमें सामाजिक समानता हम लोगों को लानी है, और सामाजिक समानता लाने के लिए सर्वाधिक मत वाली ही व्यवस्था बेहतरीन है। अब आप सोचिए इस चीज को कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी गहराई में जाकर के एक एक चीज को सोचा है, एक एक चीज पर चर्चा है, विचार विमर्श उन लोगों ने करे। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है कुछ भी कर दो, हाँ अच्छा सर्वाधिक प्रणाली, हाँ हाँ लिख देते चलो बढ़िया, आज से सर्वाधिक। एक एक चीज को देखो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली में चल रहे हैं, ये सामाजिक जो सोच है उस सोच तक पहुंच गए कि यार ये वाली इससे इस प्रकार से विभाजन हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो समानुपातिक को हटाओ। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षा को प्रमाणित करता है। तो देखिए, संविधान का हम अभी तक का अगर कामकाज देखते हुए आए हैं तो संविधान निर्माताओं की जो अपेक्षा है, जो उनकी उम्मीदें हैं, उनको प्रमाणित करता है कि उनकी उम्मीदें बिल्कुल बेहतर थी और उस पर खड़ा ही उतरा अभी तक भारत। संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्यप्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। तो जो संविधान निर्माताओं की जो उम्मीदें हैं उसको संविधान कार्यप्रणाली है, उससे हमें अनुभव प्रमाणित होता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है। देखिए, तो अब ये जो है सर्वाधिक जीत से प्रणाली, ये मतदाताओं के लिए बिल्कुल सरल है, इजी है और सुपरिचित, मतलब अच्छे से परिचित है, ये एक अच्छी साबित हुई है हमारे लिए। इसने केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है। तो केंद्र और राज्यों में जो बड़े दल हैं उनको स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद करी है।
इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया है जो किसी एक जातीय या समुदाय से ही अपने सभी वोट प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको क्या कहा कि ये निर्वाचन क्षेत्र अब यहाँ पर सभी लोग रह रहे हैं, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग रह रहे हैं। तो हतोत्साही का मतलब क्या है कि भाई उनको निराश कर दिया कि हाँ भाई हम हमारी जाति के आधार पर सरकार बना लेंगे, हम हमारे धर्म के आधार पर सरकार बना लेंगे, हम हमारे रंग के जो लोग हैं, हमारी भाषा के लोग हैं, उनके आधार पर सरकार बना लेंगे। ऐसे को भी क्या करा, निराशा हाथ लगी है, क्योंकि वहां पे अगर आपको जीतना है तो आपको सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना होगा। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली ने द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। इसका मतलब है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी हैं और यही दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। तो देखिए सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था का मतलब क्या है, दो दल होंगे, दो दल, जो दो दल है मेन, जो दो पार्टीज है वही सत्ता में बार बार आएंगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे देश में भी कांग्रेस और बीजेपी, ये दो ही क्या है मेजर पार्टीज हैं, या तो कांग्रेस सरकार में रहती हैं या बीजेपी सरकार में रहती है। पर ऐसा नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने देखा 1990 के बाद दौर बदला और गठबंधन की जो राजनीति है वो शुरुआत होती है। क्लास 10th में हम लोगों ने इस बात को पढ़ लिया था। क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, वहां पे जो क्षेत्रीय दल हैं, राज्य स्तरीय दल हैं, वो मजबूत हुए और जब उन राज्यों से लोकसभा की सीटें, तो उसी राज्य दल को, उसी वहां की लोकल पार्टी को वोट करा जा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए उन पार्टी के लोगों की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, और राज्यों में क्या है, राज्यों में जो सरकार जब बनती है तो वो जो वहां के राज्य के जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है वो जीत जाती है और राज्यों में सरकार बना लेती है। और राज्यों में सरकार बनाने का मतलब ये है कि भाई राज्यसभा में आप ज्यादा से ज्यादा मेंबर भेज सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे देख लीजिए भाई आज 200 सीटें राजस्थान में थी, अब आज राजस्थान में कांग्रेस है, अब कांग्रेस है मतलब कम से कम 101 तो उसे चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब 101 का मतलब ये है कि आप आराम से इसमें 2 कैंडिडेट राज्यसभा में भेज सकते हो, है ना, 2 कैंडिडेट आप आराम से राज्यसभा में भेजते हो। मतलब क्या हुआ कि और देश में कोई भी कानून बनेगा तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी ने सरकार बना ली वही कानून बना देगी, नहीं, राज्यसभा में अलग अलग स्टेट से जो पार्टियां जीत करके बैठी उनके लोग बैठे हुए हैं, है ना। नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। हाँ, ये थोड़ा सा एक डिमेरिट है कि जो नए दल हैं या छोटे दल हैं उनको इसमें इन्वॉल्व होने में और उनको जीत करके सरकार बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। इस संदर्भ में भारत इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है, पर भारत का जो अनुभव है वो थोड़ा सा अलग है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया। इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं और क्लास 12 में आप और पढ़ेंगे कि हाँ, एक दल का वर्चस्व रहा है, एक दल का दबदबा रहा है। शुरुआत में कांग्रेस का जब दौर रहा उसमें कांग्रेस का दबदबा रहा है, पर उस समय में भी काफी छोटी छोटी पार्टियां उभरी हैं और उन्होंने आगे जाकर के राज्यों में अपनी सरकारें स्थापित करी हैं। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्यप्रणाली को देखा जा सकता है। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि 19 के दौर में आकर के क्षेत्रीय दल मजबूत होते हैं और गठबंधन की शुरुआत होती है। इसी के साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर रही है। अब अलग अलग राज्यों में कोई नई पार्टी उभर रही है, जो 2 दलीय व्यवस्था वहां पर भी उभरती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला है। अब जब से क्या हुआ कि गठबंधन का समय आया है, 1990 के आसपास के दौर में आप देखते हैं, गठबंधन का जब से दौर आया है तब से जो छोटे मोटे दल हैं उनको भी जो सीटें हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ चुकी है और उनको भी कभी भी जो बड़ी पार्टियां हैं वो बुला सकते हैं कि प्लीज आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम सरकार में आपको साथ लेकर के चलेंगे। तो मतलब ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक मतों से जीतने वाली जो प्रणाली है वो बेस्ट रही, वो अच्छी रही और उससे वो जो व्यवस्था भारत में सफलतम है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा और प्लीज बच्चों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहा हो उसके लिए भी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो और आप लोगों के लिए तो है ही है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।